शुरू करते हैं अल्लाह की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। लिसनर्स, जिन्नात मुख्तलिफ़ चेहरे लेकर, मुख्तलिफ़ रूप धार कर जब कभी इंसान के सामने आते हैं तो इंसान फ़ौरन उनको नहीं पहचान सकता, लेकिन जब किसी इंसान को ऐसा महसूस होता है कि उसका सामना किसी गैर मरी मखलूक, किसी जिन्नात से हुआ है, तो उस पर एक खौफ तारी हो जाता है। ऐसे ही खौफ से रिलेटेड आज बहुत ही खौफनाक कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी आदित्य कुमार शेयर कर रहे हैं कराची से। आदित्य कहते हैं, हम लोग कराची के रहने वाले हैं, हिंदू कम्युनिटी से हैं, लेकिन हम लोग कराची में रहते हैं। मेरे फादर जो थे वो नेवी में नेवी ऑफिसर थे। जब रिटायरमेंट होगी उनकी, तो आफ्टर रिटायरमेंट उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग हैदराबाद शिफ्ट हो जाएंगे। तो उन लोगों ने हैदराबाद में घर ले लिया। मेरा MBBS था, मैं MBBS का स्टूडेंट हूँ, मेरा लास्ट फाइनल ईयर चल रहा था, तो मुझे उस सिलसिले में कराची में ही रहना पड़ता था। स्टार्टिंग में मेरे लिए थोड़ा इशू होता था फैमिली के बिना रहना, लेकिन टाइम बाय टाइम मैं ठीक हो गया, मैं रहना शुरू हो गया वहाँ पर। मैं महीने में एक दफ़ा घर भी जाकर मिल आया करता था। इसी रूटीन के मुताबिक जब हम लोगों का दिवाली का फेस्टिवल था, तो मुझे छुट्टी भी थी, दिवाली की छुट्टी हुई थी। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं दिवाली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए हैदराबाद अपनी फैमिली के पास चला जाता हूँ। मैं अपने हॉस्टल से निकला और सीधा वहाँ पर आ गया, अपने हैदराबाद घर आ गया। मेरी फैमिली मुझे सडनली देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। हम सब लोगों ने मिलकर बहुत ही खुशी के साथ दिवाली के उस त्यौहार को सेलिब्रेट किया। अब जैसे कि दिवाली का त्यौहार था, हम लोग उसको इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं कि अमावस की रात होती है, अंधेरी रात होती है, चाँद तो होता नहीं। उस अंधेरे को दूर करने के लिए हम लोग चिराग जलाते हैं, जिसको दिवाली बोला जाता है। हम लोगों ने बड़े भरपूर तरीके से दिवाली का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। मेरा नेक्स्ट डे पेपर था, तो मैंने अपने घर वालों को ये कहा कि मुझे आज रात को ही निकलना होगा। मैं अपने मॉम डैड से मिलकर, अपनी सिस्टर से मिलकर मैंने अपनी गाड़ी निकाली और मैं हैदराबाद से कराची के लिए रवाना हो गया। अभी मुझे ड्राइव करते हुए ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हुए होंगे। मैं हैदराबाद की आबादी से बाहर निकल आया था। मैं मेन हाईवे पर जा रहा था। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 2 बजे का टाइम था। मैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड में गाड़ी ड्राइव करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे सड़क के किनारे पर कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था और उनका देखने में ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई ओल्ड लेडी है, जैसे उनको हेल्प चाहिए। वो मुझे इशारा कर रही थी गाड़ी रोकने के लिए। पहले तो मुझे कुछ तज्जुब हुआ, हैरानगी हुई कि इतनी रात को इतने वीराने में हाईवे पर एक बूढ़ी खातून क्यों खड़ी है। फिर मुझे ये लगा कि शायद पास कोई गांव होगा, या ये भी हो सकता है कि कोई रास्ता भूल गया हो, तो मैं इनकी हेल्प कर देता हूँ। मैंने ना चाहते हुए भी वहाँ पर उनके पास गाड़ी रोकी और मैं पूछने लगा कि जी क्या बात है, आप कौन है। जिस पर अभी मैं गाड़ी से निकल कर बाहर ही गया था पूछने के लिए, वो बूढ़ी खातून ने ये कहा कि इधर पास ही एक गाँव है, मुझे थोड़ा सा आगे जाना है, मैं रास्ता भटक गई हूँ, तो मुझे आगे छोड़ दो। मैंने ये कहा कि अब ये बूढ़ी खातून है, इनको इस तरह से वीराने में इतनी रात को छोड़ना भी मुनासिब नहीं, तो मैं इनकी हेल्प कर देता हूँ। मैंने ये कहा कि ठीक है, आप आकर मेरी गाड़ी में बैठ जाएं, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। वो मेरी गाड़ी में बैठ गई और मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दी। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो भी खामोश थी। थोड़ी ही देर के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लग गया जिस तरह से कोई मेरा गला दबा रहा है। मुझे बाकायदा महसूस हो रहा था मेरा गला कोई दबा रहा है। मैंने अपना वहम समझा, मैंने फिर गाड़ी उसी स्पीड में चलानी शुरू कर दी।
अभी थोड़े ही लम्हे गुजरे थे, मुझे बहुत ज़ोर से अपना गला घुटता हुआ महसूस हुआ। यहाँ तक कि मैंने गाड़ी की स्पीड बिल्कुल स्लो कर दी और मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। मैं चिल्लाना चाह रहा था। जब मैंने इधर उधर देखा, गाड़ी की बैक सीट पर देखा, तो वो बूढ़ी खातून चलती गाड़ी से गायब थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने फ़ौरन से वहाँ से बहुत स्पीड के साथ अपनी गाड़ी निकाली, कराची पहुँचा। जब अपने घर आया, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। खौफ से मेरा बुरा हाल था। मेरे नाक और मुंह से खून आने लग गया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। मेरे चेहरे का रंग बिल्कुल येलो हो गया था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। इतनी तबीयत ख़राब हुई कि मैं सुबह जाकर पेपर भी नहीं दे सका। जब मैं पेपर में अपेयर नहीं हुआ तो मेरा एक फ्रेंड मुझसे मिलने आया कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि MBBS का फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स थे और उनको मैं इस तरह से स्किप कर देता। तो जब वो आया और उसने मेरी हालत देखी तो उसने ये कहा कि तुम्हें किसी आमिल के पास जाना चाहिए। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है ये नॉर्मल या छोटी बात नहीं है। इससे पहले वो मखलूक तुम्हें ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए, तुम लाजमी जाओ। उसने मुझे जो एड्रेस दिया, मैं उस एड्रेस पर गया तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग बाबा जी थे। मैंने उनको सारी बात बताई, अपना सारा जो मेरे साथ हुआ वो किस्सा बताया। उन्होंने मुझे कुछ पढ़कर दम किया और वो ये कहने लगे कि वो जिन्नात था, वो गैर मरी मखलूक थी जिसने तुम्हें रोका, जिसने तुमसे बात। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे दम किया और ये कहा कि अब तुम हिफाजत में हो, तुम जा सकते हो। उसके बाद मैंने उनसे अपना काफ़ी इलाज करवाया क्योंकि वो मखलूक मुझे मज़ीद डिस्टर्ब करती थी, डराती थी। वही बूढ़ी औरत मुझे अक्सर ख्वाब में नज़र आती थी क्योंकि उन बुज़ुर्ग के मुताबिक उनका ये कहना था कि एक दफ़ा अगर इन मखलूक का असर किसी इंसान पर हो जाए तो वो इतनी आसानी से या इतनी जल्दी उसका पीछा नहीं छोड़ते। उनके कुछ असरात बाकी रहते हैं जो टाइम बाय टाइम ख़त्म हो जाते हैं। मेरा वो जो फाइनल ईयर का पेपर जो मैं नहीं दे सका था, उसकी वजह से मेरा वो पूरा 1 साल जो था वो मेरा वेस्ट हो गया। मुझे दोबारा से उसके एग्ज़ाम्स देने पड़े। तो ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मेरे साथ खुद ये बीती और मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आदित्य कुमार आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी ज़ैन अलीशा अटक से शेयर कर रहे हैं। ज़ैन कहते हैं कि आज आपके साथ मेरी बड़ी सिस्टर, उनके साथ एक बहुत ज़्यादा हॉरर इंसिडेंट हुआ था हम लोगों के घर में ही, वो शेयर करना चाहता हूँ। ये तब की बात है जब मेरी बड़ी सिस्टर बहुत छोटी होती थी। तो उस वक्त अम्मी वगैरह जो थे वो जैसे घर में सब होते हैं वैसे इधर अटक में ही रहते थे। तो बाहर गली में जैसे बच्चों की चीज़ें लेकर आते हैं कोई, तो वो कोई फेरी वाला आया हुआ था। तो मेरी सिस्टर जो थी अम्मी को आवाज़ें दे रही थी कि मुझे पैसे दे, मैंने बाहर से चीज़ लेकर खानी है। तो जब वो मेरी सिस्टर ढूंढती ढूंढती अम्मी को पूरे घर में चल फिर रही थी तो अम्मी घर की बैक साइड वाले हिस्से में थी। अम्मी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। तो मेरी बड़ी बहन अम्मी को ढूंढती ढूंढती अभी फिर ही रही थी कि उसको अम्मी की आवाज़ छत के ऊपर से आई। उसे ये लगा कि शायद अम्मी छत के ऊपर है। वो भागती भागती छत पर गई तो क्या देखती है, स्टोर रूम में कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ पर चारपाई पर अम्मी बैठी हुई थी। लेकिन अम्मी के सर के बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे। उसने आकर अम्मी से ये कहा, अम्मी मैं आपको नीचे से आवाज़ें दे रही थी और आप ऊपर आकर बैठी हुई हैं, और ये कि आपके सर के बाल इतने लंबे कैसे हो गए हैं? बाल सर के खुले हुए थे अम्मी के। उसने फिर अम्मी से ये कहा कि मुझे पैसे दे, मैंने बाहर से चीज़ लेकर खानी है। लेकिन उन्होंने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी मेरी सिस्टर ने उनके कान में भी जाकर ये बात कही कि मुझे पैसे दें, मुझे बाहर से चीज़ लेनी है। जैसे मेरी सिस्टर ने उनको दोबारा बुलाया, उनका चेहरा देखा, उनका चेहरा बदलने लग गया, बहुत डरावना सा चेहरा हो गया। मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा डर गई। जैसे वो सीढ़ियों से नीचे भागने लगी तो उसने देखा अम्मी तो नीचे खड़ी थी, और जिसको उसने अम्मी के रूप में देखा था वो स्टोर की विंडो में खड़ी होकर बहुत डरावने अंदाज में मेरी सिस्टर की तरफ देखकर हंसती हंसती गायब हो गई। मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा डर गई और अम्मी के साथ लिपट गई। उसने अम्मी को ये सारी बात बताई। काफ़ी दिन मेरी सिस्टर को बहुत सख्त बुखार भी रहा था। फिर उन्हें दम करवाया था और तब जाकर वो ठीक हुई थी। इसी तरह से ज़ैन कहते हैं कि मैं एक स्टोरी अपनी भी शेयर करना चाहता हूँ। हम सारे दोस्त मिलकर घर वालों से छुप कर बाहर जो फसलें होती थी, खेत खलिहान होते थे, वहाँ पर खेलने जाया करते थे। अपने रूटीन के मुताबिक हम सारे दोस्त इसी तरह से घर वालों से छुप कर खेलने के लिए खेतों में गए। तो अभी हम लोग खेल ही रहे थे कि हमें एक जगह से कुछ सरसराहट सी और अजीब व गरीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ किसी जानवर की नहीं लग रही थी, अजीब सी आवाज़ थी। और हम लोगों के सामने बार बार वो खेतों का वो जो हिस्सा था
उसको कोई ज़ोर ज़ोर से हिला रहा था। हम लोगों ने ये कहा कि आगे चल के देखते हैं आखिर यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है। हम लोग चलते चलते बिल्कुल इसके सेंटर में आ गए। जैसे ही हम लोगों ने वहाँ से वो पौधे हटाकर देखना चाहा तो वहाँ पर एक अजीबोगरीब मखलूक थी जो उल्टी होकर लेटी हुई थी। वो कोई जानवर नहीं था। वो उल्टा होने के बावजूद इसकी गर्दन हमारी तरफ थी, हाथ बहुत छोटे छोटे थे और उसके ऊपर फिंगर्स बहुत लंबी लंबी थी और वो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रेंग रही है। जब हमने इतनी डरावनी मखलूक को देखा हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोग फ़ौरन से पीछे भागे। हम लोगों को बहुत डर लग रहा था कि हमने ये क्या चीज़ देखी है। हम लोग काफ़ी देर वहाँ पर रुके रहे और हम लोग इस तज्जुब और इस खौफ में थे कि ये क्या चीज़ हो सकती है। हमने तो आज तक ज़िंदगी में ऐसा जानवर भी नहीं देखा, फिर ये क्या चीज़ है। तकरीबन थोड़ी देर के बाद जब हम लोगों ने दोबारा आगे जाकर उसको देखना चाहा तो वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। फिर हम लोग वापस आ गए और दोबारा कभी भी हम लोग खेतों की उस साइड पर खेलने के लिए नहीं जाते थे। इसी तरह से जैन कहते हैं कि मेरे एक दोस्त हैं स्पेन से, स्पेनिश हैं वो, तो उन्होंने भी अपनी एक नाकाबिले फरामोश एक हॉरर स्टोरी में से शेयर की है। ये तब की बात है जब वो एज में छोटे थे। तो वो ये कहते हैं कि मैं बाहर था अपने घर से, तो जब इवनिंग अभी नाइट नहीं थी, इवनिंग थी, तो मैं घर वापस आया तो मेरे मॉम डैड घर पर नहीं थे। मैं उनको आवाज़ें दे रहा था लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं थे। मुझे प्यास लगी हुई थी। मैं किचन में गया, मैंने फ्रिज में से पानी निकाला और पानी पीने के लिए मैंने ग्लास शेल्फ पर रखा और फ्रिज में से बॉटल निकालने लगा। जैसे मैंने अभी पानी की बॉटल निकाली तो जो शेल्फ पर मैंने ग्लास रखा था उस ग्लास को किसी ने नीचे फेंक दिया। मैंने पलट कर देखा तो ग्लास टूट चुका था। मुझे ये लगा कि शायद मैंने ग्लास को ठीक तरह से रखा नहीं होगा तो ये नीचे गिर गया होगा। मैंने दूसरा ग्लास लिया और मैंने पानी पी लिया और उसका जो कांच था उसको मैंने समेट कर डस्टबिन में फेंक दिया। अभी मैं वहाँ पर चल फिर रहा था, मुझे भूख लगी। मैं दोबारा किचन में आया, मैंने वहाँ से चिप्स का एक पैकेट निकाला, उसको खोलकर अभी मैंने रखा ही था और उसके साथ मैं कोल्ड ड्रिंक निकाल रहा था फ्रिज में से। तो जो चिप्स का पैकेट था उसको भी शेल्फ से किसी ने नीचे गिरा दिया। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वहाँ पर कोई मौजूद है जिसको मैं देख नहीं सक रहा। लेकिन पहले उसने गिलास गिराया और अब उसने चिप्स भी गिरा दी, क्योंकि चिप्स का पैकेट मैंने बिल्कुल अपने पास रखा था। अभी मैं इस चीज़ पर गौर ही कर रहा था, खौफज़दा भी था। वहाँ से मैं बाहर निकलने लगा तो उसने हम लोगों की स्पेनिश लैंग्वेज में एक औरत की आवाज़ थी और वो मुझे ये कह रही थी कि मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। मैं बहुत डर गया और भागता भागता घर से बाहर आ गया। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। बाहर हम लोगों के नेबर्स के जो अंकल आंटी थे वो भी, जब उन लोगों ने मुझे देखा कि मैं इस तरह से घबराया हुआ घर से बाहर निकला हूँ तो उन लोगों ने मेरे से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वो लोग मेरे ऊपर हंसने लग गए और ये कहने लगे कि शायद तुम पहली दफ़ा घर में अकेले ठहरे हो इसलिए तुम डर रहे हो। जब उन लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं आया तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा और मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। मैं घर में वापस आ गया और मैंने कमरे में आकर अपना दरवाज़ा लॉक कर लिया और मैं रोने लग गया, क्योंकि वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, खौफज़दा था। अब जब मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर बाकायदा कोई चल फिर रहा है, क्योंकि मुझे एक अक्स, एक शेडो दरवाजे के नीचे से बाहर मूव होता दिखाई दे रहा था और वो बाकायदा कोई आवाज़ भी निकाल रहा था। मैं हद से ज़्यादा डरा हुआ था। इतना खौफज़दा हुआ कि थोड़ी देर के बाद उसका चलना फिरना रुक गया। मुझे ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरे पेरेंट्स आ गए हों और उनको ये लगा होगा कि शायद मैं घर नहीं आया। मैंने डरते डरते जब कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर झांक कर देखा तो उस वक्त वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। अब मैं घर में नहीं रुक सकता था, क्योंकि मुझे मुसलसल घर में से ऐसी आवाज़ें महसूस हो रही थी कि वहाँ पर मेरे अलावा भी कोई मौजूद है। मैं हद से ज़्यादा डर गया था। तभी मैं अपने घर से बाहर आकर अपने छोटे से एक पपी के साथ खेलने लग गया। रात होगी तो मेरे मॉम डैड जब वापस आए और उन लोगों ने इतनी रात को मुझे घर के बाहर बैठे देखा तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और मेरे से सारी बात पूछने लगे। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन लोगों का ये कहना था कि उन्हें आज तक ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ जो सब कुछ मेरे साथ हुआ था। लेकिन मैं भी बिल्कुल सच कह रहा था, जो कुछ मेरे साथ हुआ मैंने उन्हें वही बताया। उसके बाद मेरे पेरेंट्स कभी भी मुझे घर में अकेला छोड़कर नहीं जाते थे। मैं जहाँ भी जाता था उनके साथ जाता था। हैरत की बात यह है कि उसके बाद कभी भी उस घर में मेरे साथ ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ। वो एक दिन के लिए
क्या सब कुछ हुआ था उसको मैं भूल नहीं सकता। वो आवाज़ें, वो सब कुछ होना आज भी जब मुझे याद आता है तो मुझे डरा देता है। ये कुछ स्टोरीज़ थी जो ज़ैन अली शाह ने अटक से शेयर की। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मारिया शेयर कर रही हैं लाहौर से। मारिया कहती हैं, मैं लाहौर की रहने वाली हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 7 साल पहले की बात है। हम लोग जिस घर में रहते थे उस घर में हमें रहते हुए तकरीबन 7 से 8 साल हो चुके थे। हम लोग रेंट पर रहते थे, हम लोगों का अपना घर नहीं था वो। लेकिन कभी भी हम लोगों को उस घर में ऐसा वैसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था जो अजीब सा हो। लेकिन अम्मी हमें शाम के टाइम जो छत पर अकेले जाने नहीं देती थी, वो मना करती थी कि ऊपर नहीं जाना। लेकिन जब भी हम लोग पूछते थे तो अम्मी हमें कोई बात क्लियर बताती नहीं थी, इसलिए हम फिर उनकी ज़िद नहीं करते थे, हम लोग नीचे ही रहते थे। मैं, मेरी बड़ी बहन और मेरा भाई और अम्मी अब्बू, हम लोग 5 लोग थे जो उस घर में रहते थे। छोटा सा घर था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, गर्मी का मौसम था तो हम लोग सब अपने सहन में सो रहे थे चारपाइयाँ बिछाकर, जैसे एक टिपिकल कल्चर होता है। बहुत सख्त गर्मी का मौसम था। तकरीबन रात के 1:30 पौने 2 बजे का टाइम हुआ तो लाइट ऑफ हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैंने 1 से 2 दफ़ा अपनी बड़ी बहन को जगाया, वो मेरे पास ही सो रही थी, कि आओ हम लोग ऊपर चलते हैं। छत के ऊपर भी 2 चारपाइयाँ हम लोगों ने बिछाई हुई थी। हम लोगों के घर का छत काफ़ी ऊंचा था। वहाँ पर ऐसा था कि जो हम लोगों की सीढ़ियाँ ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाती थी, सेकंड फ्लोर पर एक छोटा सा बस स्टोर रूम था। उसके ऊपर वो डायरेक्ट सीढ़ियाँ ऊपर ही जाती थी। वो स्टोर रूम हम लोग कभी कभी इस्तेमाल करते थे अगर वहाँ पर कोई सामान एक्स्ट्रा रखना होता था। तो मैंने अपनी सिस्टर को जगाना चाहा लेकिन वो जाग ही नहीं रही थी और मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं फ़ौरन से उठी और मैंने ये कहा कि मैं ऊपर छत पर जाकर सो जाती हूँ, फजर की नमाज़ जब होगी, अजान होगी तो मैं नीचे आ जाऊँगी। लाइट तकरीबन 1 घंटे से बंद थी। मैं चुपचाप उठी, मैं किचन में गई, मैंने पानी पिया और मैं सीढ़ियों से ऊपर सोने के लिए चली गई। अभी मैं सीढ़ियों से ऊपर ही गई तो जो 2 चारपाइयाँ थी, एक चारपाई बिल्कुल छत के सेंटर में थी और एक चारपाई बिल्कुल छत की ग्रिल्स के पास होती थी। वहाँ पर मैंने देखा कि चारपाई के ऊपर कोई बैठा हुआ है। वो देखने में बहुत ज़्यादा हेल्दी लग रहा था। उसकी कमर थी सीढ़ियों की तरफ। मुझे ये लगा कि शायद मेरा भाई होगा, उसको भी गर्मी लगी होगी तो वो छत पर आकर बैठ गया होगा। मेरा भाई भी थोड़ा हेल्दी था तो मुझे अंधेरे में वही लगा। मैंने अपने भाई को आवाज़ देकर ये कहा कि फ़खर मुझे यहाँ पर सोने दो, मुझे गर्मी लग रही है, तुम ग्रिल वाली चारपाई के पास चले जाओ। पहले एक दफ़ा कहा तो उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जब मैं बिल्कुल चारपाई के पास, एक तरफ वो उसका सामने की तरफ फेस था और मैं पीछे खड़ी हुई थी, मैंने से ये कहा कि उठो वहाँ पर जाकर बैठ जाओ, मुझे सोना है, मुझे गर्मी लग रही है। अब मुझे थोड़ी सी तसल्ली भी होगी कि छत पर ये भी है, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं डरूँगी नहीं। जब मैंने उसे ये बात कही तो वो उठकर बिना मेरे से कोई बात किए, बिना मुझे कुछ कहे, वो जाकर चारपाई में सेम उसी डायरेक्शन में बैठ गया, ग्रिल्स की तरफ फेस करके। लेकिन जब वो उठकर चल कर गया, अभी मैं चारपाई पर लेटी ही थी तो भी वो चल कर जा ही रहा था। उसका जो चलने का स्टाइल था वो ऐसे था जैसे उसकी एक टांग में कोई प्रॉब्लम है। वो ठीक से चल नहीं रहा था और वो बहुत ज़्यादा हाइटेड था। मेरे भाई की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी और वो मेरे भाई से डबल हेल्दी था। मुझे थोड़ा सा डर लगने लग गया कि ये कौन है, ना तो अब्बू ऐसे चलते हैं ना ही भाई। मैं फ़ौरन से अपनी चारपाई से उठी और मैं छत के ऊपर से झांक कर नीचे देखने लगी और भाई को आवाज़ें दे रही थी, फ़खर तुम कहाँ पर हो। अभी मैंने उसको आवाज़ ही दी, मैं ये बता ही रही थी कि ऊपर जल्दी से आओ। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो जो मेरे सामने चारपाई पर बैठा था वो गायब हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और चीखें मारती हुई नीचे आई। जब मैं चीखें मारती हुई नीचे आई, मुझे ये भी पता नहीं चला मैंने इतनी ज़्यादा सीढ़ियों से एकदम मैं कैसे नीचे आ गई। शायद मैं गिर जाती तो मुझे चोट भी लग सकती थी। नीचे आई तो मैंने शोर मचाया, वह सब जाग के, लाइट पहले ऑफ थी। मुझे समझाना नहीं आ रहा था, मैं डरी हुई थी, मैं रोई जा रही थी। अम्मी को ये लगा कि शायद ये ख्वाब में डर गई है या इसने कोई चोर देख लिया, ये वो। जो मुझे थोड़ी सी मेरे में हिम्मत आई, मैंने पानी पिया। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने उन्हें सारी बात बताई। अम्मी ने मुझे बहुत डांटा। अम्मी ने मुझे ये कहा कि मैंने तुम लोगों को इसलिए ये बात नहीं बताती थी कि तुम लोग डर ना जाओ। हम लोगों का जो 3rd फ्लोर था वहाँ पर जिन्नात का साया था। अम्मी ने मुझे ये बात हम लोगों को इसलिए नहीं बताई थी। अक्सर हम लोगों को घर में अकेले भी छोड़ कर जाते थे। अगर अम्मी अब्बू को कहीं जाना पड़ता था, भाई को कहीं जाना होता था, तो हम लोग घर में अकेली होती थी, तो इसलिए हमें नहीं थी बताती कि हम लोग डर ना जाएं। अम्मी ने ये कहा कि वहाँ पर सख्त जिन्नात का बसेरा है और आज से नहीं, बहुत पुराना है। मैंने अक्सर वहाँ पर अजीबोगरीब चेहरे वाले लोगों को देखा है।
लेकिन फिर मैंने उनसे बाकायदा मुखातिब होकर उनको ये कहा था कि आप लोग हमें तंग मत करना, हम लोग ऊपर नहीं आया करेंगे शाम के बाद। तुमने बहुत ज़्यादा गलती की ऊपर जाकर। उन्हें जिन्नात ने अपना आप जाहिर किया क्योंकि वो रात के टाइम आज़ाद होते हैं। अब दोबारा कभी भी ऊपर मत जाना। मैं अम्मी के पास अम्मी की चारपाई पर लेट गई। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं बिल्कुल हल्की सी मैंने चेहरे पर हाथ रखा हुआ था और मैं ऐसे अचानक ऊपर से फिर देखने लगी। थोड़ी देर के बाद तो मुझे बाकायदा महसूस हो रहा था कि ऊपर से कोई झांक कर मुझे देख रहा है। उसका सर बहुत ज़्यादा बड़ा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने फिर से चेहरा छुपा लिया। 2-3 दिन मुझे बहुत सा खौफ के मारे बुखार भी रहा। मैंने बहुत मेडिसिन खाई। अम्मी अबू मुझे रोज़ दम करते थे। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरी बहन मुझसे बार बार पूछती थी वो बात। हम लोग जब बैठी होती थी यही बात करती थी। ये बात आई गई होगी तकरीबन 5-10 दिन के बाद। अम्मी और अब्बू फूफो के घर गए हुए थे और मेरा भाई एकेडमी गया हुआ था। अभी असर का टाइम था। एकदम से मौसम बहुत सा ख़राब हो गया। बहुत तेज़ आंधी शुरू हो गई। मेरी बड़ी सिस्टर जो थी वो किचन में खाना बना रही थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जो कपड़े सहन में धोकर बिछाए हैं इनको उतार कर स्टोर में रखाओ। अब हम लोगों का जो कमरा था, हम लोगों के कमरे में ही एक छोटा सा रूम था, ड्रेसिंग रूम ही कह लें। वहाँ पर हम लोग जितने भी धुले हुए कपड़े होते थे वहीं पर जाकर रखा करते थे। उसका भी एक दरवाज़ा था जो हम लोगों के कमरे में ही था। मैंने सारे कपड़े उतारे तो अभी मैं स्टोर रूम के दरवाजे के पास ही खड़ी थी। मुझे किसी के खांसने की आवाज़ आई। वो खांसने की आवाज़ किसी मर्द की थी। मुझे लगा कि शायद बादल है, आंधी है, तो कोई और आवाज़ होगी। मैंने इतना गौर नहीं किया। जैसे ही मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला, स्टोर रूम के दरवाजे के बिल्कुल साथ ही स्विच बोर्ड था। मैंने लाइट ऑन की। वहाँ पर एक छोटी सी चारपाई हम लोगों ने बिछाई हुई थी। एक तरफ हम लोगों के वो ट्रंक्स रखे हुए थे, एक अलमारी थी। छोटा सा था बिल्कुल वो रूम, लेकिन उसमें ये सारा सामान हम लोगों ने रख के उसको फिल किया हुआ था। मैंने देखा उस चारपाई के ऊपर वही शख्स बैठा हुआ था जिसको मैंने आज रोशनी में देखा था। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी, बहुत बड़ा सर था और सर पर बाल नहीं थे। ऐसा लगता था कि उसने ब्लैक कलर का शायद ड्रेस पहना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उसका जिस्म भी नज़र आ रहा था। बहुत बाल थे। जब मैंने इसे देखा मैं बहुत ज़ोर से चीखने लगी। मैं वहीं पर गिरी और बेहोश हो गई। जब मेरी बहन ने देखा कि मैं बेहोश हो गई हूँ, वो बहुत ज़्यादा रोने लग गई। उसने फ़ौरन से अम्मी अब्बू को कॉल की कि जल्दी घर आए, मारिया बेहोश हो गई है, पता नहीं इसको क्या हुआ है। वो खुद भी बहुत डरी हुई थी। फूफो का घर बहुत दूर नहीं था। 15-20 मिनट के बाद अम्मी अब्बू घर आए तो जब उस वक्त भी मुझे होश नहीं आया था। 1-2 घंटे के बाद मुझे होश आया तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। फिर मुझे लेकर एक आमिर साहब के पास गए। उन्होंने दम किया। उनका ये कहना था कि ये उनके बहुत करीब गई है, उनसे मुखातिब हुई है जिस वक्त वो अपने असल रूप में थे। इसी की वजह से वो नीचे तक आ गए हैं। बेहतर यही कि आप लोग ये घर छोड़ दें, क्योंकि जो आपने उनसे मुआहिदा किया हुआ था इसने वो तोड़ा है। ये उस वक्त वहाँ पर गई है जब वो मौजूद थे, बुलाया है, उनसे हम कलाम हुई है, तो वो अब इसको पसंद करने लग गए हैं वो जिन्नात। तो वो इसके पीछे नीचे आ गए। इसको वो नुकसान भी पहुँचा सकते हैं, इसको दौरे पड़ने लग जाएंगे। जितनी जल्दी होता है आप लोग ये घर छोड़ दें। इतनी जल्दी कोई घर मिलना भी पॉसिबल नहीं था। फिर हम लोगों ने घर ढूंढना शुरू कर दिया। उस ड्यूरेशन के दौरान तकरीबन 1 माह में हमें घर मिल गया। उस 1 माह के अंदर मैं दम भी करवाती थी, मैंने तावीज़ भी पहने हुए थे, लेकिन वो मखलूक मुझे बहुत डराती थी। कभी ऐसा लगता था कोई छोटा सा बच्चा एकदम से मेरे सामने से भाग कर गुजर गया है। कभी मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं अपने बेड पर लेटी हुई हूँ तो बिल्कुल मेरे पास आकर कोई लेट गया। जब मैं देखती थी तो कोई नहीं होता था। 3 से 4 दफ़ा रात के टाइम जब हम लोग सेहत में सो रहे होते थे, मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरी चारपाई के नीचे कोई है और वो बाकायदा मेरी चारपाई को जैसे कोई छेड़ता है और मुझे जगाने की कोशिश करता है। 1 माह के अंदर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। वो मखलूक हमें बहुत तंग करने लगी थी। ऊपर वाला जो स्टोर था, जो 2nd फ्लोर पर एक स्टोर था सिर्फ, उसका सामान बहुत छेड़ते थे, दरवाज़ा खटखटाते थे, अजीबोगरीब रात के टाइम आवाज़ें निकालते थे। वो 1 माह हम लोगों ने बहुत मुश्किल गुजारा। मेरा तो बहुत ही मुश्किल हो जाता था क्योंकि मुझे वो मखलूक बहुत ज़्यादा नज़र आने लग गई थी। दिन के टाइम तक भी मुझे नज़र आती थी। अगर एक रूम से मैं बाहर निकली तो मुझे सडनली ऐसा लगता था कि सामने कोई खड़ा है और वो गायब हो जाता था। कभी कोई औरत, कभी कोई बच्चा, कभी कोई मर्द, इस तरह के मुझे लोग नज़र आते थे और उन सबके चेहरे एक जैसे थे। रंग बहुत ज़्यादा ब्लैक थे, किसी के सर पर बाल नहीं थे। फिर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। जैसे हम लोग घर छोड़ते गए फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, ना कभी कुछ नज़र आया, ना ही मुझे कभी किसी ने डराने की कोशिश की। मुझे सोने नहीं थे देते। मैं सोती थी तो मुझे बाकायदा कोई जगा देता था। मेरे पैरों को ज़ोर ज़ोर से कोई हिलाता था तो मैं जाग जाती थी।
ये मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी है जिसको मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। आज भी अगर मुझे ये सारी बातें आपको बताते वक्त भी जब फ़ील हो रही हैं तो ऐसे लग रहा है कि वो सब मेरे साथ हो रहा है और एक खौफ मेरे ऊपर तारी हो जाता है। ये एक स्टोरी थी मेरी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया मारिया आपका। लिसनर, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर हॉरर नावल की कल पहली एपिसोड होगी। जो मैंने नावल सेलेक्ट किया है बहुत ज़्यादा हॉरर है और वो सस्पेंस है, जिसको मैं अभी बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि कौन सा नावल है, वो आप लोगों को कल ही पता चलेगा। जिन लोगों ने अभी तक हॉरर उर्दू सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जाएं और सब्सक्राइब करें। नौशीन वॉइस ऑफिशियल पर कल मैं एक व्लॉग पोस्ट करूंगी, उसको ज़रूर विजिट करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। उर्दू कहानियाँ मेरी कज़न का चैनल है और नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।